आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में लगातार टलती जा रही निगम मंडलों में नियुक्तियों की। 2018 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की। नतीजा 15 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। बड़े नेता या तो मंत्री बन गए या विधायक, मगर कार्यकर्ता अपनी मेहनत के फल के इंतजार में ही रह गया। महीनों पहले शुरू हुआ निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार अब भी जारी है और यह इंतजार अब और लंबा होता जा रहा है। सवाल यह है, इस देरी के पीछे की वजह क्या है? क्या बड़े नेताओं की जंग में आम कार्यकर्ता पिस रहा है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, नाम है, इंतजार कीजिए जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती। कहना जल्दबाजी होगा। ये ऐसा इंतजार है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। आला नेता भरोसे पर भरोसा दे रहे हैं, जल्द इंतजार खत्म होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दावों पर हकीकत की मुहर कब लगेगी, इसका जवाब भी सवालों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों और संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के लिए पार्टी में विचार विमर्श का दौर जारी है। रायपुर और दिल्ली के बीच नेताओं के चक्कर लग रहे हैं। पहले रायपुर आए, सरकार और संगठन के साथ बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा हुई। दावा हुआ कि 1 से 2 दिन में निगम मंडलों की नियुक्ति हो जाएगी। 1 महीने का वक्त निकल गया। इस बीच नामों पर मंथन जारी रहा। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली गए। पीएल पुनिया से तो मिले, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त नहीं मिला और मोहन मरकाम बैरंग दिल्ली से लौट आए, फिर वही पुराने जवाब के साथ। निगम मंडलों में जो नामों पर चर्चा हुई, उन नामों को लेकर मैं दिल्ली गया था और आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पुनिया साहब से विस्तृत उन नामों पर चर्चा हुई और उन नामों को हमने, माननीय पुनिया साहब ने हाईकमान को भेज दिया है। हाईकमान की स्वीकृति के बाद ही पहला लिस्ट छत्तीसगढ़ में के निगम मंडलों की सूची जारी होगी। माना जा रहा है कि आला नेताओं के बीच मतभेद की वजह से संसदीय सचिवों और निगम मंडलों में नियुक्ति लटक रही है। बीजेपी भी इन्हीं आरोपों के जरिए कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। यहां तक कि कांग्रेस से माफी की मांग भी कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे ये बार बार आरोप लगाते थे कि खर्चों का बोझ डालते हैं। उस वक्त तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। ये तो 13,000 करोड़ की कर्ज लेकर ये सरकार चल रही है। ऐसे समय में फिर क्यों कर रही है? अगर उस वक्त उन्होंने विरोध किया था तो आज उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और छत्तीसगढ़ की जनता से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता पर काबिज हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन निगम मंडलों में नियुक्तियों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लिहाजा सवाल उठने लाजिमी है, क्या वाकई कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है? अपने समर्थकों को निगम मंडलों में पद दिलाने और संसदीय सचिव बनाने के लिए आला नेताओं में जंग छिड़ी है। सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, मेरे सहयोगी देवेश तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे पूछूंगा मैं। हालांकि खबर तो कांग्रेस की है, लेकिन संजय जी आपसे पूछूंगा। संजय जी, यही तो आप चाहते थे कि निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी, भत्ते, वेतन, दूसरे खर्चे, गाड़ियां, ये सब बहुत खर्चा होगा। पहले ही लोन में सरकार चल रही, तो धीरे धीरे लेट होता जा रहा है। इसमें दिक्कत है कोई? आसिफ जी, सरकार में आते हैं, बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं, संगठन से संबंधित नियुक्तियां होती हैं या फिर शासकीय आधार पर नियुक्तियां होती हैं। संजय जी, आपके सिग्नल चले गए, हम आपको सुन नहीं पा रहे, ना देख पा रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। राजू जी, आपके पास आ रहा हूं। राजू जी, बड़े ठीक है। संजय जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको, शायद। बोलिए जी जी जी, बोलिए। तो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी अपना संगठन के काम होते हैं और शासकीय स्तर पर भी काम होते हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जिसके बारे में हम समय समय पर कहते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को बुरा लगता है। ये नेताओं के आधारित पार्टी है। घर घर जो नेताओं के घर घर है, वहां तक ही बटी हुई पार्टी है।
और ये सब कुछ निर्णय भले छत्तीसगढ़ में सरकार है, लेकिन निर्णय हाईकमान में होगा, गांधी परिवार के अंदर में बैठकर होगा, कौन नहीं होगा। इसीलिए सूचियां बदलती रहती हैं। और मेरा तो स्पष्ट आरोप है आसिफ जी आज कि जो लोग अपने घर के मामलों को समन्वय बनाकर नहीं बैठा पा रहे हैं, ये 1.5 वर्ष के अंदर में, इसीलिए सरकार सफल नहीं हो पा रही है। देखिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए आखिर संगठन से सरकार पर लोग आते हैं और उनके माध्यम से ही सरकारें चला करती हैं। लेकिन जब नेताओं के बीच में ही, इनके बड़े नेता जो हैं, इनके नेताओं के बीच में ही समन्वय स्थापित नहीं होता है, और हम आरोप क्यों लगाते हैं? ये संगठन नहीं है, ये तो नेताओं की पार्टी है। इनके 4 आदमी, इनके 2 आदमी, इनके 5 आदमी, इस तरीके से इनके यहाँ जो पदों का बंटवारा होता है, जो दायित्वों का बंटवारा होता है, अर्थात महत्वाकांक्षा और महत्व नेताओं के माध्यम से होती है, संगठन का कहीं कोई महत्व नहीं है। और अब तो दिल्ली एक बार ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि बीजेपी में भी होता है कि भाई एक बार हम जाकर एक अंतिम अनुमोदन लेते हैं, लेकिन कभी भूपेश बघेल जी जाते हैं, कभी चरणदास महंत जी जाते हैं, कभी मोहन मरकाम जी 2 बार जाते हैं, कभी पुनिया जी आते हैं, फिर पुनिया जी वापस जाते हैं। अर्थात ये खेल क्या हो रहा है? ये सरकार केवल इसलिए बनी है क्या? और दूसरा सबसे पहला आरोप मेरा ये है कि ये सरकार कितनी जल्दी रिवर्स मारती है, गियर पे आती है, बैकफुट पर आती है। 6 महीने पहले तक ये तमाम प्रकार की वाहवाही लिए कि निगम मंडल पर बहुत भार पड़ता है, इसको हम निगम मंडल में हम कमी करेंगे, हम निगम मंडल की नियुक्ति कम करेंगे, जो घाटे पे है उसको हम नहीं करेंगे। संसदीय सचिव के लिए दौड़कर हम कोर्ट तक चले गए कि संसदीय सचिव, अरे आप देख तो लेते कि बीजेपी की सरकार क्यों संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रही है, नियम में है कि नहीं है, लेकिन दौड़कर चले गए कोर्ट तक। अर्थात आप आखिर विपक्ष में लोगों को धोखा देते हैं क्या? कि विपक्ष में आप जाकर कुछ भी बात करते हैं और जब सत्ता पे आते हैं तो सब चीजों को पलटा देते हैं। पूछ लेता हूं मैं श्रीवास्तव साहब। संजय जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। राजू जी, आपके पास आ रहा हूं। राजू जी, 18 में जब चुनाव हुआ, आपके कार्यकर्ता ने जान लड़ा दी, प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे बड़ा प्रचंड बहुमत आपको मिला। बड़े नेता या तो मंत्री बन गए या विधायक बन गए, और उस कार्यकर्ता का क्या जिसने पूरा पसीना बहाया, अब वो अपनी मेहनत का फल चाहता है तो उसमें देरी पर देरी, ऐसा क्या फंसा हुआ है? देखिए आसिफ जी, एक बात तो समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से संजय श्रीवास्तव जी अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, तो अचानक थोड़ी देर तो मुझे ये लगने लगा कि वो भाजपा के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो मैं तो एक बात को स्पष्ट कर दूं कि उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप और जिस आयोग मंडल के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित ही आसिफ जी नहीं, मुझे ऑफर देने की आवश्यकता नहीं। वो कद्दावार नेता है अपने भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें विपक्ष में एक महारत हासिल है नेतृत्व करने का, उन्हें वही मुबारक हो। लेकिन जहां तक आयोग मंडल के विषय पर बात कर रहे हैं आसिफ जी, अच्छा सवाल है और सही समय में आपने ये डिबेट रखा है। मैं ये भी कह सकता हूं, बीइंग एक वर्कर के भांति, लेकिन एक बात समझना होगा, पिछला साल देखिए आसिफ जी, लगातार कहीं ना कहीं चुनावों का वर्ष था, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो या पंचायती राज के चुनाव हो, लगातार चुनावों का दौर था। और ये साल समाप्त ही नहीं हुआ कि वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण काल आया, और उसके बाद तमाम प्रकार की चीजें हम, आप और समस्त जनता इस बात को देख रही है। कांग्रेस के अंदर किसी भी निर्णय को लेने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहां पर थोपने का काम नहीं किया जाता आसिफ जी। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, पार्टी के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण एक सहमति और एक समझौते के तहत कह सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पसीना बनाया है 15 साल में, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, डंडे खाए हैं, जेल गए हैं या रोड पर धरना प्रदर्शन किया है, सारे कार्यकर्ताओं को सामंजस्य बनाकर उस पर निर्णय लेने के लिए पार्टी कहीं ना कहीं लगातार उसमें गुत्थम गुत्था कह ले या लगातार सीधे तौर पर उसकी समीक्षा कर रही है। जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, और पिछले दिनों जो समन्वय समिति की बैठकें हुई, सारी चीजें स्पष्ट है कि किन परिस्थितियों के आधार पर, किन आधारों पर यह सारी नियुक्तियां होना है। हालात अपने मुफीद कैसे कर लिए जाते हैं? जब आपसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मुद्दे पर डिबेट कर रहा था, तो वहां जो विपक्ष में कांग्रेस से बड़ी मजबूती से बात पूछ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, तो ये उनके आपस की फूट है, ये कांग्रेस कह रही थी। और अब आप यहां बता रहे हैं कि समन्वय बनाना पड़ता है। यही बात जब बीजेपी वहां कहती तो फिर वो निशाने पर, और अब आप ये बात यहां कह रहे हैं कि समन्वय बनाना पड़ता है। देखिए मध्य प्रदेश के क्या हालात और क्या परिस्थितियां हैं, ये मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता साथीगण जान सकते हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो आसिफ जी, हम यहीं पर बात करेंगे। हम अगर केंद्र पर जाएंगे तो केंद्र की बहुत सारी विसंगतियां हैं, उस पर चर्चा होगी तो शायद विषय कहीं ना कहीं भटक जाएगा। लेकिन मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं, कार्यकर्ताओं का हक है, कार्यकर्ताओं को यह तवज्जो के स्वरूप ये परिणाम मिलने हैं। लेकिन संगठन और हमारे वरिष्ठ नेतागण बेहद चिंतित हैं और बहुत ही जल्द
ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पसीना बहाया है, अथक मेहनत और परिश्रम किया है, उनके नामों की सूची जल्द आएगी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ये मैं कह सकता हूं। नहीं राजू जी, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी, जब मैंने मध्य प्रदेश का आपसे जिक्र किया, आपने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में ही बात करते हैं, तो फिर जब छत्तीसगढ़ का ही कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ के निगम मंडल हैं और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो कर भी सकते हैं, संगठन तय कर सकता है, तो उसके लिए फिर दिल्ली जाने की क्यों जरूरत है? खैर एक बात तो वो भी सवाल हो सकता है, लेकिन चूंकि बीजेपी भी जाती है, आप भी जाइए। हाँ कोई बात नहीं, नहीं, आप जवाब ले लीजिए आसिफ जी। हाँ, जवाब ले लीजिए। ठीक है, बोलिए। जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए। जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, दिल्ली जाने की आवश्यकता का मतलब, आसिफ जी, दिल्ली जाने की आवश्यकता का मतलब यह है, मैंने कहा कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चाहे अध्यक्ष के चुनाव का हो, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव का हो, या फिर इस प्रकार के नियम आयोग के मंडल में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की जो स्थिति बनती है, उसे शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराना होता है। एक परिपार्टी हमारे यहाँ चली आई है, हमारे यहाँ थोपने की प्रथा नहीं है, मैंने इसी बात को कहा। तो शीर्ष नेतृत्व को भी ये सारी चीजें ध्यान में है और उनको जानकारी देना। मैं लौट रहा हूं आपके पास राजू जी, आपने कहा मेरी बात सुनिए, मैंने सुन लिया आपकी बात। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, आंतरिक लोकतंत्र है या वर्चस्व की जंग है? और जो बार बार राजू जी कह रहे हैं कि हम थोपते नहीं हैं, अगर थोप दिया गया होता तो शायद अब तक हो चुका होता। ये दरअसल थोपा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री बनता है तो बाकी धड़ों को भी संतुष्ट करना पड़ता है। देखिए आसिफ जी, राजू जी का दर्द राजू जी समझते हैं या फिर उनके जो चाहने वाले, उनके समर्थक हैं, वो उनका दर्द समझ सकते हैं कि वो चाह कर भी टीवी की स्क्रीन पर बैठकर यह नहीं कह पा रहे हैं। इंतजार तो राजू जी को भी है कि सरकार की उन्होंने जितनी मेहनत की सरकार बनाने के लिए, उन्हें कुछ न कुछ मिलने की गुंजाइश बनी हुई है। जो दूसरी ओर संजय श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष उनको भी बनाया था। ऐसे ही हर एक कार्यकर्ता के मन में उम्मीद होती है कि जब वो विपक्ष में रह करके संघर्ष करता है और जब उसका परिणाम सरकार के रूप में सामने आता है, जब उसे विधानसभा की टिकट मांगनी होती है और टिकट में उसे यह कहकर बैठा दिया जाता है कि तुम्हें निगम मंडल में सेट कर दिया जाएगा, आप चिंता ना करें, पार्टी में मान सम्मान बना रहेगा। लेकिन जब लंबे इंतजार के बाद वो मौका आ ही नहीं पाता तो कार्यकर्ता में भीतर ही भीतर सवाल उठाता है, भले वो टीवी की स्क्रीन पर बैठकर यह कह रहा हो कि सामंजस्य बनाने का काम चल रहा है। दरअसल सच्चाई ये है कि इस समय जिस संसदीय सचिव का विरोध कांग्रेस करती रही है, उसे दिल्ली सरकार ने जो हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसके आधार पर दिल्ली कोर्ट ने जो कहा था कि इन पैरामीटर्स पर आप संसदीय सचिव बना सकते हैं, उन संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ में रास्ता साफ हो गया है। ठीक उसी तरह का एक कोलाज लेकर के छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति होने जा रही है। उसमें भी कई वरिष्ठ विधायकों ने मना कर दिया है। जो फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर विधायक है उनको उनमें अवसर देने की बात कही जा रही है, जिनकी सूची बहुत जल्द आने वाली है, बात मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। निगम मंडल की सूची को लेकर के एक बात सामने आई कि कुछ लोगों की सूची बन गई है, लेकिन उसके लिए आलाकमान के जो सहमति है उसका इंतजार किया जा रहा है। कुल मिलाकर 1 अनार है और 100 बीमार हैं। ढेर सारे कार्यकर्ता हैं, हजारों लोगों ने मेहनत की है, लेकिन पद जो है वो सैकड़ों में है। वादा लाखों से था, मेहनत हजारों ने की है और पद जो है वो सैकड़ों में है। इसलिए सामंजस्य तो दूर, अगले अलग अलग चुनाव जो है वो निपटा लिए गए ताकि जो फूट की स्थिति है वो ना बने आपस में जो है। नहीं, उसमें भी देवेश, चूंकि अब जो आप बात कह रहे हैं बहुत अहम कह रहे हैं कि देखिए चुनाव निपट गए, तब तक इसलिए निगम मंडल नहीं दिए गए ताकि इस उम्मीद में कि पद मिलेगा सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहें। लेकिन अब जब चुनाव निपट गए हैं तो ऐसे में अब तो कम से कम इनाम मिलना चाहिए। पार्टी ने संजय श्रीवास्तव को एक बड़ा मौका जरूर दिया था, हालांकि उलटफेर हुआ और महापौर नहीं बन पाए। लेकिन अब राजू जी की बारी है। राजू जी खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे। राजू जी, ये तो संजय जी भी चाहते हैं, देवेश भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। आप इतने साल, कम से कम 6-7 साल तो हमको ही हो गए यहाँ डिबेट करते हुए, आप इतनी मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते आए, अब आधा वक्त तो गुजरा ही जा रहा है साहब, फिर कब दिखेंगे हमें किसी अहम जिम्मेदारी पर, या यूं ही पार्टी का झंडा ऐसे ही बुलंद करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? सोच के बोलिएगा, पता लगा पार्टी ने सीरियसली ले लिया कि राजू जी बस इसी में खुश हैं। नहीं, देखिए आसिफ जी, ऐसा है, मैं एक पार्टी का संयमित कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे जब जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का हमने निर्वहन किया है। अब राजू कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते सत्ता हमारे लालच का विषय नहीं है। जनता जी देखिए ऐसा है आसिफ जी, आप मेरे शुभचिंतक हैं, ये आपने पहले भी प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और देवेश जी का भी आभारी हूं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वर्तमान की हमारी चुनौती है कि जनता ने जो हमें अथक विश्वास और भरोसा किया है, उन विश्वास और भरोसों को कैसे सरकार की किए हुई उपलब्धियों को ले जाकर जनता तक बताना, सत्ता पाना या फिर किसी प्रकार के आयोग मंडल में जगह पाना, एक कार्यकर्ता के नाते
ये विचार जरूर हैं, लेकिन वहीं पर ही कार्यकर्ता डिग जाए, मैं समझता हूं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता में नहीं। हमने लंबा संघर्ष किया है और संघर्ष की आदत है। पार्टी शीर्ष कमान जो निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार है। ठीक, संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासन वाली पार्टी, बीजेपी ये तमगा साथ लेकर चलती है और खुद को बताती भी, दिखता भी है, अच्छी बात है। लेकिन यहां कम से कम अभी वो फूट खुले तौर पर दिखी नहीं है कांग्रेस में कि कार्यकर्ता खुले तौर पर आ गया हो, उसने कोई ऐसा बयान दिया हो या ऐसा कोई विरोध कर दिया हो किसी बड़े नेता का। आप कह जरूर रहे हैं लेकिन वो इतने स्तर पर अभी दिखा नहीं है, या आपको लगता है कि कुछ दिन और रुकिए साहब वो भी दिखेगा? फूट के डर के कारण ही तो निर्णय नहीं हो पा रहे, इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखिए लगभग 19 महीने सरकार को है, 17 तारीख को 19 महीने पूरे हो जाएंगे। हमें आपत्ति नहीं है 19 महीने में करें, 20 महीने में करें, 25 महीने में करें, लेकिन एक राजनीतिक संगठन होने के नाते कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनको भी कोई दायित्व दे, पार्टी भी कर रही होगी। देखिए आप कह रहे हैं कि फूट नहीं है, कैसे नहीं फूट है, ये तो पहले दिन से है। देखिए 3 मुख्यमंत्री के पद के दावेदार, क्या स्थिति बनी, खैर कोई दिक्कत नहीं। आज टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी की क्या स्थिति है कि उस पर सरकार के कामों पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, ये स्थिति है। अर्थात कोई एक राष्ट्रीय दल है, यदि उसकी सरकार बनती है और यदि सरकार को बेहतर चलाना है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पार्टी के अंदर में एक कोऑर्डिनेशन और समन्वय बनाने की आवश्यकता होती है, जो कांग्रेस में कभी नहीं, क्योंकि इनका कांग्रेस का कभी कल्चर नहीं रहा है। देश की आजादी के बाद से व्यक्तिगत रूप से नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रही है। देखिए पहले देवेश जी भी बैठे हैं, यहाँ पे था कि वरिष्ठ विधायकों को निगम मंडल, पेपरों में भी आ गया था कि निगम मंडल के अध्यक्ष बनेंगे, फिर उलटफेर होता है, ऊपर से पुनिया जी आते हैं, फिर ये बात आती है कि नहीं कुछ लोग नहीं बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे, फिर मोहन मरकाम जी जाते हैं, पुनिया जी आते हैं, तो यहाँ पे घोषणा हो जाती है कि 2 दिन बाद सोमवार या मंगलवार को सूची घोषित होगी। आज उसको 15, 20, 25 दिन हो गए लेकिन सूची घोषित नहीं हुई है। अभी तक आई नहीं, कार्यकर्ता इंतजार में। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, देवेश में आपके पास आ रहा हूं। जी संजय जी 1 मिनट सर। सरकार डरी हुई है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है कि जिस दिन घोषणा होगी उस दिन फूट से दिक्कत हो जाएगी। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। सरकार की प्राथमिकता इतना तो जानते ही संजय जी, मैं आपके आधे सेंटेंस में समझ लेता हूं पूरे, आपका भी शुभ चिंतक हूं मैं। खैर देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश देखिए वो जो टीएस बघेल वाला और माफ कीजिए टीएस सिंहदेव वाला और भूपेश बघेल वाला जो कहीं ना कहीं भविष्यवक्ता हो चली है। आ रहा हूं मैं आपके पास राजू जी। संजय श्रीवास्तव जी भविष्यवक्ता दिखाई पड़ रहे हैं। देवेश आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। देवेश बाबा और सीएम के बीच में जो वो एपिसोड चला उसमें टीएस बाबा सामने आए, उन्होंने कहा कि मैंने ये बात तब कही थी जब बीजेपी पूछने ही लगी कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, तब मैंने कहा। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि वाकई क्या अभी गुटबाजी या इतनी खेमेबाजी या निगम मंडलों को लेकर उत्सुकता वो अभी दिखने लगी है, सड़क पर खुलकर दिखने लगी है, या दरअसल और अगर देरी हुई निगम मंडलों में नियुक्तियां देने पर तो फिर ये भी होने में देर नहीं लगेगी? कार्यकर्ता के भी धैर्य का एक बांध होता है, कितना सब्र बांधे? आतिफ सियासत में बहुत सी बातें जो हैं कहीं पे निशाने, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना की तरह करी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि 15 साल की अगर सरकार चली हो डॉक्टर रमन सिंह की तो उसमें बृजमोहन अग्रवाल वगैरह नाराज ना रहे हो या फिर सरोज पांडे की अपनी असहमति ना रही हो, चंद्राकर ना रहे हो, सरकार में भी है। चंद्राकर तो फिर भी डॉक्टर रमन सिंह के प्रियपात्र रहे हैं। इस समय जो सरकार चल रही है उसमें ऐसा भी नहीं कि टीएस सिंहदेव पूरी तरह खुश हो और भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव से पूरी तरह नाराज ना हो। तो कभी भी राजनीति में जब सत्ता सामने आती है तो सत्ता का सामंजस्य जो है पूरी तरह से सामान्य रूप से नहीं चल सकता, और वही परिस्थितियां कांग्रेस के भीतर नजर भी आ रही हैं। लेकिन अब तक जो है खुलकर बयानबाजी की जाए और उस पर अडिग रहा जाए ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी हैं। टीएस बाबा ने आंदोलन की बात कही है, बाद में कहा कि यदि हम नहीं कर पाएंगे तो हम करेंगे क्या। इस तरह से 2-3 बयान टीएस सिंहदेव के आए हैं, लेकिन जब उस पर स्पष्टीकरण बयान का लिया गया, मीडिया से ही लिया गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं इस बात को विपक्ष को हमले के तौर पर कर रहा हूं, विपक्ष के सामने अपने बयान की उपादेयता को सिद्ध करने के लिहाज से कह रहा हूं। यह कहकर टीएस बाबा ने बार बार अपने पुराने बयान में जो इशारे किए जा रहे थे उन इशारों को मोड़कर वो बीजेपी की ओर लेकर जाने में कामयाब रहे हैं। तो इसलिए यह कह पाना कि पूरी तरह फूट है, तो भीतर खाने में जो बात चल रही है उसे सियासत के जानकार ठीक तरह समझ भी रहे हैं। लेकिन जनता के जानने लायक केवल इतना ही है कि सरकार जो है सामंजस्य के हवाले से इस बात को साबित करना चाहती है कि सरकार ठीक ठीक चल रही है, ठीक ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, जल्द हो जाएगा। कार्यकर्ता सब्र बांधे हुए, देखिए कब तक। और रही बात सबसे बड़े पद की, तो मुख्यमंत्री पद के याद कीजिए 4 दावेदार थे, और चारों दावेदारों में से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने थे। उसके बाद अब जो 3 धड़े हैं बड़े, वो कम से कम ये चाह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिले। शुभकामनाएं हैं आपको घनश्याम राजू तिवारी जी, और संजय जी भी आपको शुभकामनाएं देंगे, देवेश जी भी देंगे। हम भी उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सबको जो
हैं पात्र और जिनने मेहनत की उन सबको उनका फल मिले।